कौमी मफाद को देखा नहीं जाता, ज़ाती मफाद को देखा जाता है। पूरी पूरी पाकिस्तान, पूरी आवाम ने देखा होगा, बहुत बड़े होटल्स थे, वो दोनों तीनों गिर गए। जो उस दौर में डीसी था, जिन्होंने उनको इजाजत दी, एसी थे, सबसे पहले उनको बुला के सजाएं दें। अल्लाह ने मुझसे इन सबका हिसाब नहीं लेना, अल्लाह ने मुझसे वो हिसाब लेना है कि मैंने क्या किया उनके लिए, जो मैं कर सकता था मैं उससे पीछे क्यों हटा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमीर अब्बास। कहा जाता है कि जो कौमें अमन के ज़माने में अपना पसीना बहाएं तो फिर जंग के ज़माने में उनका खून महफूज रहता है। यानी जो कौमें मामूल के हालात में मेहनत करती हैं, पॉलिसी साजी करती हैं, उन्हें फिर गैर मामूली हालात में परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से हमारे माजी के हुक्मरान तबके ने हमारा माजी तो बर्बाद किया ही, लेकिन अब हमारा मुस्तकबिल भी शदीद खतरे से दो चार है। इस मुस्तकबिल का एक खौफनाक नक्शा मैं आपके सामने रखता हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फरवरी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के अख्ताम तक, यानी जब 2099 के बाद 3000 तक हम पहुँचेंगे, तो पाकिस्तान का दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, जिससे गर्मी की खौफनाक लहर पैदा होगी। इंसानों और मवेशियों की अमवात में इजाफा होगा। पाकिस्तान में पानी का शदीद बहरान पैदा होगा। पानी के बहरान की वजह से बिजली की पैदावार कम होगी, गंदम और चावल की पैदावार कम हो जाएगी। इस सदी के इख्तिताम तक समुद्र की सतह में 60 सेंटीमीटर तक इजाफा होगा। दरियाओं की रवानी मुतासर होगी। सैलाब और बारिशें गैर मुतवक्के हो जाएंगी। 2040 तक पाकिस्तान की ज़रई पैदावार 8 से 10% कम हो सकती है। हुक्मरानों की गफलत के बायस गुज़श्ता 30 सालों में पाकिस्तान में गर्मी की खौफनाक लहर में 30 दिनों का सालाना तकरीबन इजाफा हो चुका है। अप्रैल 2018 में, आज से 4 साल पहले, पाकिस्तान के शहर नवाबशाह का दर्जा हरारत 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, जो कि उस साल अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड किया गया दुनिया का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत था। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसीज की वजह से यौमिया 40 लाख गैलन से जायद म्यूनिसिपल और सनती वेस्ट यानी फुजला बगैर ट्रीट किए समुद्र में फेंका जा रहा है। 2017 में डायरेक्टर जनरल पोर्ट्स एंड शिपिंग ने बताया था कि 25 साल पहले हमारे समुद्र के साहली इलाकों का यह पानी नीला था और इनमें आप डॉल्फिन मछलियों को तैरते अपनी आंखों से देख सकते थे। आज समुद्री मखलूक नापैद हो रही है क्योंकि बंदरगाह 100% आलूदा हो चुकी है। फजाई आलूदगी के सबब पाकिस्तान में सालाना 1,10,000 शहरी मर जाते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा जो 10 ममालिक मुतासर हुए, उनमें 7वें नंबर पर है। इससे 12 साल पहले जो 2010 में सैलाब आया था, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीख का तबाहकुन सैलाब करार दिया था, उसमें 2000 से जायद जाने गई, 2.25 करोड़ लोग मुतासर हुए, 1 करोड़ से जायद अफराद बेघर हुए और जर्मन वॉच के मुताबिक तकरीबन 25 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। 12 साल लगे हमें उस नुकसान का अजाला करने में। 12 साल बाद फिर तबाही। पेशावर यूनिवर्सिटी में एक तहकीक की गई जिसके मुताबिक अगर क्लाइमेट चेंज जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में वो चलता रहा तो 2080 तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ज़राअत बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यह सूबा कैद ज़दा सूबा बन जाएगा। मुख्तलिफ आदाद शुमार के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 365 अरब रुपए सालाना यानी यौमिया 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 2016 में एक रिपोर्ट सामने आई कि 25 साल में मुल्क में जंगलात के रकबे में मजमूई तौर पर 42% से ज्यादा कमी हो चुकी है 25 साल में। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में हर साल 70,000 एकड़ जमीन से जंगल काट दिए जाते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और पानी के जखायर न बनाने से पाकिस्तान में जो जेर जमीन पानी है उसकी सतह नीचे होती जा रही है। 1951 में हर पाकिस्तानी के लिए जेर जमीन जो पानी है, यानी हर पाकिस्तानी के हिस्से में 5200 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब था। आज हर पाकिस्तानी के लिए 800 क्यूबिक मीटर से भी कम पानी रह गया। 2016 में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 2016 तक पाकिस्तान में जितने दरख्त काटे गए, उससे जो नुकसान हुआ था उसका अजाला करने के लिए हमें मुल्क में कम से कम 2 खरब दरख्त लगाने थे। पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट यह कहता है कि मुल्क में 90 की दिहाई में
35,90,000 हेक्टर रकबा जंगलात पर मुश्तमिल था, जो 2000 की दिहाई में यानी तकरीबन 15-16 साल के अरसे में 35 लाख से कम होकर 33,20,000 हेक्टर तक रह गया। यह महज माजी की जो हुकूमतें और जो हुक्मरान हैं उनकी नाअहली, हर सतह पर पाई जाने वाली बदउनवानी, हमारे फैसलों और हमारी जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर कोताबीनी का नतीजा है जो हम ये सैलाब भुगत रहे हैं। और जो कुछ मैंने आपको बताया ये हम खुदा न खास्ता भुगतेंगे। हम नहीं जागे, क्या हम अब जागेंगे या नहीं जागेंगे? सियासतदानों से तो बहस होती है। उसके अलावा 3 हमारे साथ मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, पॉलिटिकल एनालिस्ट साबिर शाकिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, आपका बहुत शुक्रिया। सारिम बरनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स, ट्रेजेडीज़, क्राइसिस और कैटास्ट्रॉफिक हालात के अंदर हमेशा आगे आगे रहे, आपको बहुत शुक्रिया। वारिस बेग साहब पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, मारूफ गुलकार हैं और सोशल वर्क में भी हमेशा आगे रहे हैं। वारिस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वारिस बेग साहब आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा। हर 5-7 साल के बाद सैलाब, हम 5-7 साल लगाते हैं, मुल्क को खड़ा करते हैं, घर तामीर करते हैं, बाग उगाते हैं, खेती बाड़ी सब ठीक होता है, फिर सैलाब आता है, हमें 5-10 साल पीछे धकेल देता है। ये इसी तरह से हम एक घन चक्कर में घूम रहे हैं। ये जो नक्शा मैंने आपके सामने रखा है, अब तो कोई है जो ये नक्शा देखने के बाद जागेगा? वीर भाई बहुत शुक्रिया, आपने जो अदाद शुमात पेश किए हैं, अगर यही जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इस मुल्क के, उनके सामने रख दिए जाएं, उनका एजेंडा हो ये कि हमने 2 खरब दरख्त लगाने हैं। हमारी जो 2080 में पेशावर में कहद आ जाएगा, तो ये तो उनके पास जब प्राइम मिनिस्टर बने सबसे पहले तो उनके पास ये चीजें देखनी चाहिए, सबसे पहले तो ये ठीक करे ना। अभी मैं समझता हूँ कि जो रिसेंट मेमोरी है मेरी, उसमें द बिगेस्ट जो डिजास्टर हुआ है वो ये हमारा सैलाब, जो अब किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं, तमाम पाकिस्तानी ने अपनी आंखों से देखा है। तकरीबन 3.5 करोड़ जो आज के अदाद शुमार हैं, 3.5 करोड़ लोग इससे मुतासिर हुए हैं। 10 लाख घर मुनहदम हुए हैं, 10 लाख मुआशी जो बेचारे गरीब लोगों के थे वो अपना खत्म हो गए। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने देखा हूँ जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये पहले होनी चाहिए थी जो आज वो कर रहे हैं। क्योंकि हम सुनते ही आ रहे हैं कि डैम्स बन रहे हैं, फिर कभी तो होगा ऐसे पाकिस्तान में कोई चीजें ठीक होंगी, आज तक तो ठीक नहीं हुई। तो आगे मैं समझता हूँ कि इससे भी सबक ले लें। हर 5 साल बाद 8 साल बाद मुल्क फिर वो स्क्वायर 1 पे खड़ा हो जाता है, 0 पे आगे खड़ा हो जाता है। तो मैं ऑलरेडी ये अपील कर चुका हूँ अपने ट्विटर से भी कि इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, खिदमत का वक्त है। मैं सुना कि जी अपना इमरान खान साहब कह रहे थे जी मैं तो सियासत ही करूंगा, मैं तो ये हकीकी आज़ादी लूंगा। हकीकी आज़ादी है कि हमारा मुल्क तो तबाह हो रहा है यार, 350 करोड़ लोग मुतासर हो गए, आपको कौन सी आज़ादी चाहिए? ये सब कुछ भूल के अपने लोगों को, जितने भी लोग उनसे प्यार करते हैं वो बेस्ट है, मैं समझ इमदाद मांगने के लिए जो इमदाद लेते हैं बाहर, उनको लोग पसंद करते हैं। उनको जितने ओवरसीज हैं उनसे लें, इमदाद लें कि हमारे मुल्क तो तबाह हो गए। इसके लिए फिर उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो हैं ये चोरों को मैं कुछ नहीं दूंगा। भाई आप पेशावर में जो डिजास्टर हुआ है, जो पंजाब के अंदर जो है, उन्हीं लोगों को आप हेल्प करें जहां जहां आपके सूबे हैं। इस वक्त 80% जो हमारे सूबे हैं वो इससे मुतासर हुए हैं पाकिस्तान के। तो आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये मैं सियासतदानों को पैगाम दूंगा, जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज हों, उन सबको इकट्ठे बैठ के इस पे सोचना हमने इस मुल्क को इस दलदल से कैसे बाहर निकाला। जो लोगों के पास खाने की चीजें नहीं, आप बिलीव करें कि रात को कभी देखते हैं तो नींद नहीं आती 2 घंटे कि वो लोग कैसे सो रहे होंगे। तो ये अभी भी सियासत चमका रहे हैं। सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बंदे ने पाकिस्तान, आपके मीडिया का शुक्रिया जिसने एक चीज दिखाई है, जितने भी मीडिया वाले हैं सब इकट्ठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबको अभी इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, अपनी अपनी मस्जिद नहीं बना के काम करना चाहिए। इस तरह तो हम बहुत पीछे रह जाए। बहुत खूबसूरत बात कि यूनाइटेड एफर्ट्स होनी चाहिए हर सतह पे। सारिम बरनी साहब, जो रिलीफ का ऑपरेशन है उस पर तो मैं आपसे आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन ये सवाल बहरहाल मौजूद है अपनी जगह पे कि हम
किसी भी आफत के आने के बाद जो वो मनाजिर होते हैं हम उसके ऊपर तो बात करते हैं, रिलीफ, कंबल कैसे पहुंचाना है, राशन कैसे पहुंचाना है, खैमे कैसे पहुंचाने हैं, लेकिन वो सवाल हम हर हादसे में वही छोड़ देते हैं। उस सवाल के ऊपर हम बहस नहीं करते, और वो सवाल यही है जो हम उठा रहे हैं कि भाई जब हमें मालूम है कि ये कुदरती आफात आती हैं, इनसे इंसान नहीं लड़ सकता, लेकिन इनके नुकसान को कम करने के लिए जो हमारे पास वक्त होता है, हम उस वक्त से फायदा क्यों नहीं उठाते? सारिम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट तो नहीं किया हुआ? हेलो, जी 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 फरमाइए। नहीं मैंने म्यूट नहीं किया। आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि जब वो एक स्कूल पे वाकया जो हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल पे, तब मुझे लगा था कि अब ये कौम जो है ना इधर उधर भटकेगी नहीं, ये बिल्कुल राह रास्त पे चलेगी, इसमें इंसानियत इतनी जाग जाएगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी। आज मैंने देखा कि आज हम इतना बड़ा सानिया भी भूल गए थे। ये तो बहुत बड़ा सानिया वैसे अगर देखा जाए, लेकिन जो वो दर्द वो वाला था ना, वो दर्द ही और था जो कुछ हुआ था स्कूल के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हम हुक्मरानों को तो बुरा भला कहते हैं, है भी ऐसा ही, लेकिन अल्लाह ने एक चीज कही, जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। खराबियां गलतियां हमारे अंदर भी मौजूद है और हम अपने आप को नहीं बदल के देते। देखिए, एक किसी ने वीडियो इस ग्रुप में डाली, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। मैं बड़ा खुश होता हूँ, चाहे दुनिया में कोई भी वो काम कर रहा हो, कि एक लाइफ जैकेट है जो रिमोट से चल रही है, घूम रहा होता है समंदर में, और वो फेंकते हैं और उसको रिमोट से इतनी तेजी में उसके पास लेके जाते हैं कि उसको पकड़कर उसको शेप करके निकाल लाते हैं। ये तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वहां पे दरियाओं के पास रहने वाले लोगों के पास हर किसी की अगर लाइफ जैकेट्स होती, बहुत छोटी सी बोट छोड़ देते हैं हम, लाइफ जैकेट्स होती जो 500, 1000, 1500 रुपए की मिल जाती है, तो क्या ये वाकया होता? इतना बड़ा नुकसान होता? घर गिर जाते, बात अलग थी, जो जाने चली गई मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो जान ही की कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आज बच्चे की जो वीडियो वायरल हो रही है, जो छोटा सा, मेरा ख्याल है लगभग 8 महीने साल भर का बच्चा होगा, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ मरा हुआ जा रहा है, वो बच्चा, उसको देख के हम सब के बाखुदा मेरा अपना दिल रोता है, फट गया है बिल्कुल ही देख करके सब कुछ। लेकिन क्या हम अब बदल गए? क्या हमने आइंदा के लिए कुछ ऐसे कोई काम किए कि आइंदा ऐसे हादसा ना हो, वाकयात ना हो? हम सब ना बदले हैं, ना बदले थे, ना बदले हैं, और मुझे उम्मीद नहीं कि हम बदलेंगे। हम शायद आगे भी नहीं बदलेंगे। हमने जो कुछ किया, देखें दरियाओं के पास किनारों पे ये घर बनाने की कोई तरीकेकार होने चाहिए, कोई जरूरत होनी चाहिए। क्या जरूरत है कि दरियाओं के अंदर आप उतर करके जरा होटल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं? पर ठीक है, हुकूमत की भी गलतियां हैं कि जो पॉलिसीज बनाई है ये कानून में नहीं है, ये सब गैर कानूनी तौर पे। देखिए सारिम भाई, अगर आप दरिया के पाट में या दरिया के किनारे के ऊपर होटल तामीर कर दें और फिर सैलाब आए और वो उसको भाग के ले जाए, तो इसमें कुदरत को तो ना मुर्द इल्जाम ठहराए ना, पर हुक्मरानों को इल्जाम देना पड़ेगा ना। नहीं, दोनों है सर, मेरा भी तो देखिए, मेरा भी तो कसूर है ना, मैंने भी तो अपने आप को बचा के चलना है। मैं जाके दरिया के किनारे जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि लहरें आ रही है, मैं खड़ा हो जाऊं, मैं डूब जाऊं, फिर मैं हुकूमत को गालियां देता रहूं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वहां हुकूमत बचाने आती है जहां पे हादसा हो, जहां आप खुदकुशी कर रहे हो, वहां हुकूमत कैसे बचाएगी? वहां आपको पब्लिक कैसे, एनजीओ कैसे बचाएगी? तो हमें थोड़ा सा ना अपने आप को भी बदलने की जरूरत है। यही होटल भी गिरा था, यही होटल अभी फिर जो है ना 2022 के अंदर गिर रहा है। बिल्कुल। तो आप किसका कसूर है? हम किसको कहें? अच्छा, अब बड़ी एक अहम बात अमीर भाई, आपके 2 मिनट लूंगा कि आज आप देखें जो डूबने वाले हैं, नुकसान जो मेजर नुकसान हुआ है वो 2 सूबों को हुआ है, बलूचिस्तान, सिंध। ये पूरा पाकिस्तान मेरा है, लेकिन 2 सूबों को ज्यादा नुकसान हुआ। ये दोनों वो सूबे हैं, बड़ी माजरत के साथ, पता नहीं किसको अच्छा लगे बुरा लगे, कि जो कालाबाग डैम पे एतराज करते रहे, ठीक है, शोर मचाते रहे। उसमें केपी भी करता है, उसमें एएनपी बाजी में हमेशा करती रही है। देखिए, केपी ने भी इतना नुकसान नहीं उठाया, मैं मेजर जिन्होंने बड़ा नुकसान उठाया ना उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों को एक होकर पाकिस्तान का है, अगर हम किसी सूबे को टारगेट करके बैठ जाए कि सूबा पानी रोक लेगा, तो फिर पाकिस्तान तो नहीं रहा ना।
वो डैम पाकिस्तान बना रहा है, वो पाकिस्तान के लिए होगा, वो वफाक चलाएगा, वो वफाक के अंदर में होगा। यही सवाल लेके ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है कि भाई छोटे मोटे जो इख्तलाफात हैं उनको भुला के और एक नेशनल कंसेंसस साबिर शाकिर साहब क्यों नहीं हम पैदा कर सकते, जब हमें मालूम है कि हमें डैम चाहिए, हमें नहरें चाहिए, हमें ज़ेर ज़मीन टैंक चाहिए, हमें झीलें चाहिए मसनूई। ये सैलाब के जोर को तोड़ने के लिए ये काम 4-5 साल तक हमारे हुक्मरान या इक्तदार के हुसूल के लिए लड़ते हैं या इक्तदार को कायम रखने के लिए लड़ते हैं, इसी में ज़ाया हो जाता है सारा अरसा। अमीर, ये इशू तो हम बहुत सालों से, कई दहाइयों से, और आपको याद होगा कि ये पूरी दुनिया में डैम्स बनाए जाते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क आप देखें कितने आबी ज़खायर उन्होंने बना लिए। हालांकि उन्होंने आलमी मुआहदों की भी खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे थे उनकी भी खिलाफ वर्जी की, लेकिन उन्होंने अपना जो नेशनल इंटरेस्ट था उसको वॉच किया और डैम पे डैम बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म देखा जाता है क्योंकि डैम बनाने से हमारे यहाँ किकबैक्स नहीं मिलते और लोग अकोमोडेट नहीं होते। आप IPPs को देख लें, प्राइवेट घर जो है पैदा करने वाला बनाए हैं वो फ्यूल पे चलते हैं। उनका सिर्फ पिछला दौर हुकूमत देख लें और अब उनके कितने बकाया जात हैं वो देख लें। IPPs लगाए और यही चीज़ पीपल्स पार्टी ने दोबारा जब गवर्नमेंट आई उन्होंने भी इसी को तरजीह दी। नवाज शरीफ साहब ने भी इसी को तरजीह दी कि जो फ्यूल से चलने वाले बिजली घर हैं वो लगाए जाएं। उससे बगैर ऑडिट के पहले ही हफ्ते में नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने 400 अरब से ज़्यादा का पेमेंट की थी और अब भी उसी तरीके से सिलसिला चल रहा है। इस वक्त भी अच्छा, मुझे साबिर भाई एक ब्रेक ला रहा है, मैं ब्रेक से वापसी पे आप ही के पास आऊँगा और चूँकि आपने खुद रेफरेंस दे दिया बाहर का कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है और बाकी मुल्कों पे तो हम बात कर ही रहे हैं, तो कुछ और मिसालें आपके सामने और अपने देखने वालों के सामने रखेंगे कि मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ कौमें इन चैलेंजेस से, नेशनल डिज़ास्टर से कैसे डील करती हैं। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। बात हम कर रहे हैं इस वक्त जिस कुदरती आफत से पाकिस्तान गुजर रहा है और बदकिस्मती से हम एक मरसिया पड़ने वाली कौम बन चुके हैं। हम कुदालें पकड़ के, तेशे पकड़ के मुल्क बनाने वाली कौम नहीं बन पा रहे। सिंगापुर पानी की किल्लत का शिकार मुल्क है, उसकी 85% से ज़्यादा आबादी बुलंद इमारतों में रहती है। वहाँ पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को अब जदीद तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जिसको रेन हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हमारे यहाँ वही बारिश तबाही लेकर आती है। वियतनाम और चीन में भी रेन हार्वेस्टिंग की जा रही है और इंसानी ज़रूरत के लिए बारिश के पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जनूबी कोरिया में बारिश के पानी को साफ़ किया जाता है और उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल में लाया जा रहा है इंसानी ज़रूरत के लिए। जनूबी कोरिया में पहले पाकिस्तान की तरह इमारतों की जो छतें हैं वो नाकाबिल इस्तेमाल रहती थी, जैसे हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें लेकिन छतें नाकाबिल इस्तेमाल हैं। लेकिन फिर जो सियोल जनूबी कोरिया का दारुल हुकूमत, वहाँ की सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने तहकीक की और तहकीक करके उन्होंने इमारतों की छतों को बागात, सब्जियों और फलों की काश्तकारी में तब्दील कर दिया है और इसे मुमकिन बनाने के लिए वहाँ बारिश के पानी को अब इस्तेमाल किया जाता है। टोक्यो में 750 से ज़ायद इमारतें बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करती हैं और वहाँ इस्तेमाल का निज़ाम मौजूद है। जर्मनी के शहर बर्लिन में 1998 में बारिश के पानी को ज़ख़ीरा और इस्तेमाल करने पर काम शुरू किया गया, 1998 में। तो साबिर साहब, हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते थे, हम इतने नाखल्फ हो चुके हुए कि दुनिया से भी हम सीखने को तैयार नहीं। उसकी रीज़न है कि हमारे यहाँ असल में कौमी मफाद को देखा नहीं जाता, ज़ाती मफाद को देखा जाता है। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की गई और उसमें इंतहाई मुकामी सतह पे जिनके ज़ाती मफादात थे, चंद 100 एकड़ ज़मीन जिनकी जानी थी, गवर्नर होते थे जनरल फजल, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में और गिरदनवाब में कालाबाग के इलाके में वॉल्टिंग और स्कोर्स पर फिर इस इशू को एक दिन ले लिया। जब कालाबाग डैम के बारे में वो फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें नुकसान ना होने के बराबर है। थोड़ी बहुत कुर्बानी तो हर किसी को
फिर हुक्मरानों ने भी अपने पॉलिटिकल पार्टी ने भी से मामले हो रहे हैं, ऐसी जमातों के साथ ताल्लुकात खराब हो और के ये कौमी मफाद और कौन एक चीज भी नहीं है। इस तरीके जमहूरियत सॉरी एक कौमी जरूरत के मुताबिक सारी आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं, आपके सिग्नल में भी शायद डिस्टॉर्शन आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करें। वारिस बेग साहब, अभी इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में सर, चले एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम नहीं कर सकते, 20 साल 50 साल 100 साल की हम नहीं कर पा रहे प्लानिंग, लेकिन हमें मालूम है कि सैलाब पाकिस्तान में जुलाई के बाद आता है हमेशा। कभी आपने आज तक नहीं सुनी होगा कि अप्रैल में पाकिस्तान में सैलाब आ गया या दिसंबर में पाकिस्तान में सैलाब आ गया। ये बारिशें जो मॉनसून सीजन है, कभी हमने नहीं सुना होगा कि दिसंबर में कोई आफत आ गई या मार्च में आ गई। जब मालूम है कि ये सिलसिला जुलाई के बाद शुरू होगा, तो इतनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी हम नहीं कर सकते कि लोगों को इवैक्यूएट पहले कर दिया जाए, उनके मवेशी मुंतकिल कर दिया जाए। 10 लाख मवेशी मारे गए, ये तो कम से कम बचा लिए जाते। सबसे पहले अमीर भाई, अभी हमारे एक्टिविस्टों ने बड़ी अच्छी बात की कि जो लोगों ने वहां पे खुदकुशी करना चाहे उनको आप कैसे बचा सकते हैं। जितने लोगों ने वहां पे रेस्टोरेंट बनाए, होटल बनाए, वो वहां के इलाके का डीसी है जो इतना बड़ा होटल मैंने गिरते हुए देखे, पूरी पाकिस्तान पूरी आवाम ने देखा होगा, बहुत बड़े होटल्स थे, वो दोनों तीनों गिर गए। तो जो उस दौर में डीसी था, जिन्होंने उनको इजाजत दी, जो उस दौर के एसी थे, सबसे पहले उनको बुला के सजाएं दें ताकि लोगों को पता चले कि अगर ये 20 साल बाद भी तो ये तो फिर वैसे ही बन जाएगा। आप देख लें अगले साल फिर वही होटल होंगे, वही किनारा होगा, वही सब कुछ होगा। कम से कम इसकी तो कानून साजी कर दें, कोई अब तो कर दे। अब तो मेरे ख्याल से कर देनी चाहिए कि जहाँ पे पानी का बहाव इससे 200 फुट दूर आप होटल बनाए या कुछ बनाए तो बहुत ज्यादा चीजों से बच जाएंगे। ये तो उनके हाथ में है। फिर अभी पूरी कौम हमारी हाथ फैला रही है, पूरी दुनिया से पैसे आने की उम्मीद है। तुर्की ने जहाज भेज दिए पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर साहब आज कह रहे थे, और कतर से जहाज आ रहे हैं हमारी खुराक के। तो सबसे पहले जैसे मैं आज एक चेक दे के बैठा हूँ आपके सामने, इसी तरह हर पाकिस्तानी को, जितने भी आर्टिस्ट आपके सामने आते हैं, वो कुछ ना कुछ डोनेट करके आपके सामने बैठे, सिर्फ बातें ना करें यहाँ पे आके। वो चाहे मैं हूँ, चाहे साबिर शाकर है, चाहे हमारी सारक साहब में जो आपके हैं, सबको कुछ ना कुछ डोनेट करना होगा, तभी हमारी बचत होगी। वरना जितना बड़ा नुकसान हो चुका है, ये अभी 2-3 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमने खोया है। क्योंकि आप पूरा दिखा नहीं रहे, हमारे मीडिया पे पूरा आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारी तो एक्सेस हमारी एक्सेस भी बहुत लिमिटेड हो गई ना, चूंकि रास्ते बंद हो गए, सड़कें टूट गई। हमारे जो लोग इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, तमाम चैनल्स के साफी, उनका काम भी मुतासर हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पहुंच नहीं सके लोग। जहाँ से आपको अभी महीने बाद आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। 1100 लोग बता रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बहुत ज्यादा तादाद है। तो आपके चैनल से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम जब आफत आती है, कुछ भी होता है, तो हम फौरी कहते हैं जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अभी तो कुछ कर लें। अभी जो डीसी एसी वहां पे है, उन्हें कही कि कोई यहाँ पे अपना कोई ऐसा तजावजात करेगा या कोई इल्लीगल लोग चीजें बनाएंगे तो आपकी पकड़ होगी। सही कैसे बना देते हैं लोग, मेरी समझ Exactly. सारिम साहब, ये यहाँ इस्लामाबाद में मैंने कुछ मकामात पे देखा है कि वहाँ पे लोग ला रहे हैं घरेलू इस्तेमाल की अशिया और वहाँ डंप की जा रही हैं और वहाँ से जारी बातें फिर आगे पहुँचाई जाएंगी। कराची बहुत बड़ा शहर है और हमेशा इस काम में आगे रहा है। लोगों की सतह पर, हुकूमत तो एक तरफ है, लोगों की सतह पर कितनी आपको इनकरेजमेंट या जोश नज़र आ रहा है इमदाद के हवाले से? अमीर भाई, सच बताऊं आपको कि जिस वक्त मैं इसमें सैलाब के इमदाद के लिए आगे बढ़ा तो यकीन जाने मुझे खौफ आया। मैंने बोला मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि इतना वजन दिखा है मुझे आगे कि मैंने बोला मैं क्या, पूरी हुकूमत क्या, सारी पाकिस्तान के NGOs का, इसको आसान नहीं है कवर करना।
लेकिन फिर वही बात जहन में आई कि अल्लाह ने मुझसे सबका हिसाब नहीं लेना, अल्लाह ने मुझसे वो हिसाब लेना है कि मैंने क्या किया उनके लिए, जो मैं कर सकता था मैं उससे पीछे क्यों हटा। तो मैं इसमें कूद गया, मैं बोला ठीक है हम भी जो है ना फंड रेजिंग करते हैं और हम इस पे काम करते हैं, जो अपने पास फंड्स पड़े वो भी लगाते हैं। और अभी वारिस बेग साहब ने जो बात कही थी, मैं आपको बताऊं कि वो बता रहे थे ना कि कोई 3.5 करोड़ मुतासिर हैं और कितने 10 लाख 15 लाख, कोई कुछ कह रहा है कितने मुतासिर है। मैं आपको एक बात बताऊं, बेघर हो गए, यानी बेघर तो शायद तादाद पता चल जाए कितने हो गए, लेकिन मुतासिर कितने वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 22 करोड़ अवाम मुतासिर हुई है। अभी आप सिर्फ 10-15 दिन महीना गुजरने तो दें, देखें होता क्या है अभी। एग्जैक्टली अनाज खत्म हो जाना है, अभी तो जरा पानी हो जाना है, अभी पानी उतरेगा, पानी का जोर टूटेगा, रास्ते खुलने शुरू होंगे तो मालूम होगा कि कितने जजीरे बने पड़े हैं और कहां तक अभी लोग फंसे हुए हैं, उन तक एक्सेस नहीं हो पाई। एक ब्रेक के बाद मैं आपसे रिलीफ का जो ऑपरेशन चल रहा है वो कितना कोऑर्डिनेटेड हो सकता था या वो हुआ है वाकई कोऑर्डिनेटेड, सालिम साहब से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सालिम साहब, बहुत सारे लोग इनफरादी सतह पे NGOs, रिफाई इदारे, आप जैसे इदारे वो इन हालात में इकट्ठा करते हैं माल, वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं मुतासरीन तक। ये जो सारी एफर्ट होती है ये हुकूमत के अलावा अपने तौर पे हो रही होती है। आप समझते हैं कि ये ठीक तरीका कार है ऐसा ही और ये कामयाब तरीका कार है कि या इसको हुकूमत के साथ मिलकर और कोऑर्डिनेटेड बनाया जा सकता है ताकि इसी इमदाद से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन हुकूमत के पास अपने कोई सिस्टम नहीं होते जिसके तहत सब NGOs अपने अपने तौर पे कर रही होती हैं। और इसमें देखें अक्सर NGOs पे भी इल्ज़ाम आते हैं, हुकूमत पे भी इल्ज़ाम आते हैं। मसला ये है कि मैं अपनी दयानतदारी ईमानदारी की तो गवाही दे सकता हूँ, लेकिन मातहतों की तो मैं नहीं दे सकता। हुकूमत में वजीर आजम तो उसमें चोरी नहीं कर रहा होता। अगर टेंट गायब हो रहे हैं, दालें गायब हो रही हैं, चावल गायब हो रही है, वो नीचे इंतजामिया के अंदर चीजें खराब हो रही होती हैं। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, हम जो यहाँ से चीजें लेके जा रहे हैं, अच्छी चीजें लूट भी रहे हैं रास्ते के अंदर। अब वो ये भी नहीं सोच रहे कि आ तो उन्हीं किसी भाई के लिए रही है ना, लेकिन वो उसको लूट रहे हैं। तो ये जो हमारी एक इंसानी हविस है वो हमें खराब कर रही है। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन में आकर के यकीन जाने एक बेहतरीन काम हो सकता है। अच्छा ये आफत हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ 1000 mm 1500 mm बारिश कोई मजाक नहीं होती है। इवन यूरोप अमेरिका में भी हो जाए तो हशर नशर कर देती है, ये कोई कम बारिश नहीं हुई है। लेकिन इस तरह इतने और इस तरह नुकसानात नहीं होते जिस तरीके से यहाँ हुए। अभी तो आप देखें जो तादाद आई है कि 1000 के करीब लोग मरे हैं, मैं समझता हूँ इससे एक बहुत बड़ी तादाद है जिनकी जाने गई है। अभी तो लोग अपने ठिकाने पे नहीं पहुंचे, किसी को पता ही नहीं, किसी ने यहाँ से लेके उधर उतार दिया, किसी ने वहां से लेके वहां उतार दिया। अभी सब अब ढूंढेंगे अपने आप को। फिर जब पानी उतरेगा अमीर भाई तो कई लाशें निकलेंगी, जानवर भी निकलेंगे, इंसान भी निकलेंगे। अभी वहां उस पानी के अंदर बदबू मचना शुरू हो गई है, जैसे ही अभी धूप से निकली है थोड़ी सी बदबू। इसके अभी बड़े सारे नुकसानात हमने देखने, बड़े सारे फेसेस हमने देखने इसके अंदर। अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ और इनको आज की हेल्प नहीं चाहिए। कम से कम 6 महीने हमें इनको लेकर के चलना पड़ेगा। 6 महीने के बाद जा करके ये कहीं खड़ा होना शुरू करेंगे और अपनी जिंदगी की तरफ लौटेंगे। लेकिन अगर अगले साल फिर यही सब नाअहली दिखाई गई सरकारी सतह पे, तो मैं समझता हूँ इसके बाद फिर किसी चीज का भी कोई नाम, है इससे ज्यादा खुल के नहीं बोल रहा, लेकिन ये बोल देता हूँ कि किसी चीज का भी कोई नाम और निशान नहीं रहेगा। हर चीज सफाई हस्ती से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल है, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल। साबिर साहब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, वारिस बेग साहब देखिए, ये जो जिस तरह सारिम साहब ने बड़ा बिल्कुल सही नक्शा, और हमने हर 4-5 साल के बाद, सैलाब के बाद ऐसा ही नक्शा होते हुए देखा है कि जैसे ही पानी उतरेगा चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, हुकूमतें अपने काम की तरफ चली जाएंगी। हुकूमत जो मौजूदा है वो इमरान खान पे पर्चे करवाना शुरू कर देगी, इमरान खान उनके खिलाफ जलसे कर रहे हैं। जैसे ही मीडिया से हटा फ्लड का टॉपिक, इनको किसी ने नहीं पूछना। वारिस बेग साहब सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे चीफ जस्टिस साहब हटे तो वो पैसे भी नहीं पता चले कहाँ चले गए हैं। जो डैम के लिए पैसे बन रहे थे, जो कुछ कर रहा था, वो हटे हैं तो अब पता नहीं चला पैसे कहाँ चले गए।
और वो लोग कहाँ चले गए जिनके पास पैसे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अपना कि जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी हमारा मुल्क ठीक हो ही नहीं सकता। लोग आते हैं अपनी पोजीशन को यूज करते हैं और निकल जाते हैं। कैसे ठीक होगा मुल्क, ये बताएं। अब आपने वही बात की कि इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं और वो कहते हैं जी इलेक्शन कराएं। और भाई कितनी प्यारी बात की शाहरुख भाई ने कि कैसे इलेक्शन कराएंगे, 6 महीने तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। पहले तो इसको ठीक करो सारे मिलके, जिस तरह पिशावर में सानिया हुआ, सब मिलके बैठ गए, इस पे भी सब मिलके बैठ गए। सियासत होती रहेगी। ये मुल्क है तो इमरान खान है, तो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, वारिस भाई है। ये मुल्क नहीं रहेगा तो क्या फायदा है, उसको किसी को क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो अपने मुल्क को खड़ा करें, अपने पांव पे तो खड़े हो जाए। 6 महीने तो होश ही नहीं आने की क्या हुआ है। इस मुल्क में 10 लाख मवेशी, इतना नुकसान हो गया इस मुल्क में, तो आप सियासत पे लगे हुए, क्यों लगे हुए? और ये वो लोग हैं वारिस भाई, ये वो लोग हैं जिनका गुजर बसर ही, यानी बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, थर के इलाकों में, चोलिस्तान के इलाकों में, बलूचिस्तान में एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनका गुजर बसर ही मवेशियों के ऊपर है। मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर चल इतना सवाल पूछ लें, इमरान खान से 75 साल से हम तो आजाद हैं, उनको कौन सी आजादी चाहिए? वो कौन सी हकीकी आजादी है वो जो मांग रहे हैं? भाई इस तरफ आ जाएं आप कहे जी मैं सब कौम को कहते हो जी मैं भी इसको पेंडिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरी कौम का ये मसला है कि मैंने इसको हल करना है। जितने भी मेरे पाकिस्तानी ओवरसीज में जो प्यार करते हैं, अरबों डॉलर भेज सकते हैं, उनसे पैसे मंगवाएं, इस मुल्क पे लगाएं। देखें लोग आपके पीछे लग जाएंगे। आप तो उल्टा चल रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान है, बाद में किसी की और जात है। अच्छा, आपको लगता है कि इमदाद जो 2010 के सैलाब के बाद आई थी इमदाद, उस इमदाद के ऊपर भी बड़ी खबरें आई कि उसमें बहुत सी गबन हो गई, वो इमदाद चोरी हो गई, वो मुतासरीन तक नहीं पहुंच सकी। 2005 के ज़लज़ले के बाद जो इमदाद आई उसमें भी यही इल्ज़ामात उठने लगे। अभी भी कई मुल्क ऐलान कर चुके हैं, कुछ राशन की सूरत में है, सामान की सूरत में, कुछ कैश की सूरत में। जैसे बरतानिया ने कैश का ऐलान किया है, अज़रबैजान ने किया है, कुछ और मुल्क भी अब आगे करेंगे क्योंकि यूनाइटेड नेशंस 30 तारीख को अपील कर रहा है पूरी दुनिया से। तो आपको लगता है कि ये पैसा पहुंचेगा हकदार तक, या जो हमारे हालात हैं ये पैसा बीच में ही सुराखों से निकल जाएगा? मैं तो पाकिस्तान को इमदाद चलते देखा है। मुझे तो अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारी नजरें अब IMF के ऊपर लगी हुई हैं, हमारी नजरें अब दूसरे मुल्कों के ऊपर, कनाडा के ऊपर लग गई, अपना इंग्लैंड के ऊपर लग गई। मुझे तो दुख होता है ये बात सुन के भी। यानी हम अगर अमन के हालात में हो, हमारे हालात ठीक हो, तब भी हमने भीख पर चलना है, अगर मुश्किल आ जाए तब भी हमने इमदाद पर चलना है। इसी बात का तो अफसोस है। कौन सी खुदारी है, कौन ऐसी खुदारियों की बात करते हैं? आज देखें, आप सब लोगों से इमदाद के मुंतज़िर हैं, वो हमें इमदाद दे देगा, वो दे देगा। अभी पाकिस्तानी कौम का हाल देख लें कि जो टेंट 2000 का था, मिसाल दे रहा हूं, वो 4000 का कर दिया उन्होंने। यार अल्लाह का खौफ करो यार, तो खुदा का खौफ कर लो। जिनके पास पड़े हुए थे उन्होंने प्राइस डबल कर दिया। इसी तरह पेंडेमिक में हुआ था, जब कोरोना आया, लोगों ने जो 1000 का टीका था उसको 9000 का कर दिया। फिर हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम जिंदा कौम है, हम तो मुर्दा कौम है। हम कौन सी जिंदा कौम है? यहाँ पे आर्टिस्ट 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं अपना, एक उसका जो भी वो करते हैं, कॉन्सर्ट का भी, और जो ड्रामा के आर्टिस्ट हैं या तो जो आके उसमें बैठते हैं, जो एड्स करते हैं। कितने आर्टिस्टों ने आके 1 करोड़ का ऐलान किया जी मैं देता हूँ, नाम बताएं उसका, एक बता दें। सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ बातें कर रहा हूँ, आपको क्या फायदा है? किसी को क्या फायदा इसका? मैं चेक दे के यहाँ बैठा हूँ ताकि मैं बात कर सकूँ जी। सबसे पहले मैं दे के यहाँ बैठा हूँ। कितने आर्टिस्टों ने अनाउंस किया जी कि मैं अपने यहाँ पे आर्टिस्ट 1-1 करोड़ लेते हैं, आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन नहीं, खाली बातें करने से तो कुछ नहीं होना। बहुत जबरदस्त और थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू वारिस बेग साहब कर रहे थे कि एक तो ये कि सिर्फ हम सबको अपनी अपनी सतह पर गुफ्तन शरीदन से आगे बढ़ के अमली तौर पर भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहिए। और जो उन्होंने अपॉर्चुनिस्ट लोगों की बात की कि जो क्राइसिस के अंदर भी, मुश्किलात के अंदर भी, आफतों के अंदर भी माल बनाने की कोशिश करते हैं, महंगे दामों चीज़ें बेचते हैं, उनको भी कुछ खुदा का खौफ खाना चाहिए।
ये आफत आज किसी और पर है, ये आफत कल को उन पर भी आ सकती है और किसी और सूरत में उन पर भी नाजिल हो सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को हर आफात व बलियात से महफूज रखे, ख़ास तौर पर जो सैलाब जैसी नागहानी आफात है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ गोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।